हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है हेनरी का नियम। और इसके कहाँ कहाँ अनुप्रयोग हैं, कौन कौन से हैं, और इस पर आधारित जो भी प्रश्न हैं, इनके अनुप्रयोग पर आधारित भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। अभी आज हम देखेंगे इनके अनुप्रयोग और विशेष रूप से हेनरी का नियम क्या है, इसको समझने वाले। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। देखो, इसके पहले हमने गैसों की द्रव्यों में विलेयता को पढ़ा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो गैसों की द्रव्यों में विलेयता क्या होती है, तो देख लेते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको बताया है कि जैसे कोई द्रव है, यहाँ पे कोई भी द्रव है, तो इसके ऊपर कोई ना कोई गैस तो होगी। तो इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि कोई ना कोई गैस तो होगी। तो गैसें द्रव के अंदर, ये क्या है? गैस है। तो गैसें द्रव के अंदर जितना ज्यादा दाब लगाते हैं, उतनी ज्यादा विलेय होती जाती है। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे एक पिस्टन लगा देते हैं ताकि आपको कुछ समझ में आए कि क्या बात हो रही है। यहाँ पे देखो, हमने एक पिस्टन लगा दिया। ठीक है, ये देखो, ये पिस्टन है और ये हमने यहाँ पे लगा दिया पिस्टन। ठीक है, ये हमने इसके ऊपर लगाया। अब इस पिस्टन से हम इसे नीचे की ओर धक्का देंगे, तो ये गैस, ये जो गैस है, इस पानी के, इस द्रव के अंदर इस तरीके से विलेय होने लगेगी। जैसे हम आपको यहाँ पे धक्का देके दिखा रहे हैं, ये देखो, पिस्टन थोड़ा नीचे आया है कि नहीं? देखो, गैस का ये वाला हिस्सा नीचे चला गया। ये मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया है। और धक्का देंगे, ये देखो, पिस्टन और नीचे आ गया, गैस और अंदर डिसॉल्व हो गई। तो हेनरी ने एक नियम दिया है, और हेनरी कहते हैं कि स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, ये पॉइंट आपको याद रखना। स्थिर ताप पर मतलब ताप कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। स्थिर ताप पर गैसों की द्रवों में विलेयता यानी कि स्मॉल एम। स्मॉल एम क्यों? क्योंकि ये विलेय गैस की मात्रा है ग्राम में। एम क्या है? इसको मैं यहां पे लिखूंगा कि जो एम है वो है विलेय गैस की मात्रा। किसमें है ये? ग्राम में। तो वो कहते हैं कि स्थिर ताप है यदि, तो विलेय गैस की मात्रा आरोपित दाब के समानुपाती। आरोपित दाब के समानुपाती, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये है कि जितना ज्यादा हम दाब लगाएंगे, जितना ज्यादा हम क्या करेंगे, दाब लगाते जाएंगे, उतनी ज्यादा गैस इसके अंदर आती जाएगी, इस द्रव के अंदर। तो विलेयता क्या होगी? विलेय गैस की मात्रा उसमें बढ़ती जाएगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूं। जैसे अभी शुरुआत में पिस्टन कहाँ था? सबसे ऊपर था। ये देखो, ये देखो, सबसे ऊपर आ गया, बिल्कुल पात्र के ऊपरी सतह पर। अब यदि हम दाब लगाएंगे, तो अभी मान लो 0 ग्राम गैस इसमें घुली हुई है, 0 मान लो। अब हमने थोड़ा सा दाब लगाया, तो मैं इसको आपको समझाऊंगा। ये देखो, ये थोड़ा सा हमने दाब लगा दिया, पिस्टन देखो ऊपर से थोड़ा नीचे आ गया। अब इसमें अभी भी 1 ग्राम गैस घुली। अब हमने क्या किया? और धक्का दे दिया, पिस्टन को और नीचे कर दिया। देखो, पिस्टन और नीचे आ गया, 2 ग्राम घुल गई। जितना ज्यादा दाब लगाओगे, उतनी ज्यादा गैस की मात्रा एम उसमें घुलती जाएगी। और हमने दाब लगा दिया, ये देखो, तो ये और ज्यादा गैस 5 ग्राम घुल गई, उसकी मात्रा और ज्यादा घुल गई।
तो हेनरी ने यही बताया। हेनरी कहते हैं कि अगर ताप स्थिर है, अगर क्या है, अगर ताप स्थिर है, ताप यदि स्थिर है तो किसी गैस की ग्राम में मात्रा आरोपित दाब के समानुपाती होती है। किसी गैस की ग्राम में मात्रा आरोपित दाब के समानुपाती होती है। तो इसे बोलते हैं कि हेनरी ने क्या किया, गैसों की द्रवों में विलेयता को समझाया। गैसों की द्रवों में विलेयता के संबंध में एक नियम दिया। विलेयता के संबंध में एक नियम दिया। तो आप कैसे लिखोगे, हेनरी ने गैसों की द्रवों में विलेयता के संबंध में एक नियम दिया, इसे हेनरी का नियम कहते हैं। हेनरी के नियम अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की किसी द्रव में विलेय मात्रा आरोपित दाब के समानुपाती होती है। गैसों की द्रवों में विलेय मात्रा आरोपित दाब के समानुपाती होती है। बताओ इतना याद हुआ कि नहीं, याद करो। गैसों की द्रवों में, हेनरी ने गैसों की द्रवों में विलेयता के संबंध में, गैसों की द्रवों में विलेयता के संबंध में एक नियम दिया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। स्थिर ताप पर हेनरी का नियम क्या है, हेनरी का नियम, पहले आप ये लैंग्वेज लिखोगे, फिर हेडिंग डालोगे नियम, फिर क्या हेडिंग डालोगे, नियम, और फिर नियम में आप क्या लिखोगे, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता आरोपित दाब के समानुपाती होती। जितनी ज्यादा दाब लगेगा, जितना ज्यादा दाब लगेगा, उतना ही ज्यादा गैस उसमें डिसॉल्व होती जाएगी, जैसे कि मैंने चित्र के माध्यम से आपको समझाया है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, m समानुपाती p है, समानुपाती हटेगा तो एक स्थिरांक आएगा, तो m बराबर के एच इंटू पी, ये आएगा कि नहीं। ये के एच क्या है, के एच के बारे में हम लिखेंगे कि यहां इसी के नीचे लिखोगे, फिर आप यहां के एच एक स्थिरांक है, जिसे हेनरी स्थिरांक कहते हैं। क्योंकि ये हेनरी के सम्मान में दिया गया, इसलिए हेनरी स्थिरांक, इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है, जिसे हेनरी स्थिरांक कहते हैं। ये हमने लिख लिया। यहाँ के एच एक स्थिरांक है जिसे हेनरी स्थिरांक कहते हैं। अब जो हेनरी स्थिरांक है, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हेनरी स्थिरांक के बारे में समझ, इसका मान यदि हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ये लिखा है, मैं दोबारा से लिख देता हूं, नहीं तो नहीं लिखेंगे, के एच लिख दिया, और ये जो पी है ये बटे में लिया है, तो एम बटे पी के एच के बराबर हो गया। तो हेनरी स्थिरांक का मान क्या होगा, एम बटे पी, ये हमने यहाँ पे लिखा। अब हेनरी स्थिरांक को थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि ये क्या है। हेनरी स्थिरांक का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा इसको आगे और बढ़ाएं। ये बताओ कि जितनी ज्यादा गैस इसके अंदर घुलेगी, जितनी ज्यादा गैस इसके अंदर घुलेगी, हम ये भी तो बोल सकते हैं कि उतने ही ज्यादा विलेय के मोल इसके अंदर घुल रहे हैं, उतने ही ज्यादा क्या हो रहे हैं, इसके मोल इसके अंदर घुल रहे हैं। तो हेनरी ने बताया, हेनरी ने क्या बताया वो सुनो ध्यान से। तो हेनरी के नियम को निम्न प्रकार लिख सकते हैं, पहले तो इसको अपन साइड से कर देते हैं, ठीक है। अब उस चीज को देखो जो समझना है। हेनरी ने कहा कि जितने मोल विलय होते हैं, जैसे मान लो गैस को हम ए मान लेते हैं कि गैस क्या है, ए, तो गैस के जितने मोल होंगे विलेय, उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, गैस का प्रेशर होगा।
क्योंकि उतना ज्यादा प्रेशर लगा होगा तभी तो उतने मोल उसके अंदर है। जैसे मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन है ये मोल प्रभाज। देखो कैसे, जैसे मान लो गैस के 4 मोल घुले हैं, गैस के कितने मोल घुले हैं, 4 मोल। टोटल विलयन के कितने हैं, 9 मोल मान लो। टोटल विलयन के विलेय और विलायक दोनों के कितने, 9। तो गैस का मोल फ्रैक्शन क्या बनेगा, मोल प्रभाज 4/9। अब तुमने प्रेशर और बढ़ा दिया तो 4 की जगह पे अब 5 मोल घुल गए, तो टोटल मोल प्रभाज कितना बनेगा गैस का, 5/9। देखो मोल प्रभाज बढ़ता जा रहा है कि नहीं। फिर और प्रेशर लगा दिया तो बन गया 6/9, और प्रेशर लगा दिया तो 7/9। जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाते जाओगे मोल प्रभाज भी उतना ही बढ़ता जाएगा। यदि आपने मोल प्रभाज अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको ये समझ में आ रहा। मोल प्रभाज क्या है, विलेय का मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं आपको मालूम है कि नहीं। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। विलेय के मोल पहले कितने थे, 4। विलयन टोटल विलेय प्लस विलायक मिला के कितना हो गया, 9। अब और प्रेशर लगा दिया, और प्रेशर लगा दिया तो एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। तो अब इसमें क्या हो गया, विलेय के और मोल हो गए, बढ़ गए, बढ़ते जा रहे हैं। विलयन के भी बढ़ेंगे यहाँ पे, लेकिन एक फिक्स कांस्टेंट इसलिए रखा है ताकि आपको समझ में आता जाए। फिर भी ठीक है, मोल प्रभाज आपको समझ में आना चाहिए कि मोल प्रभाज प्रेशर लगाने से क्या होता है, प्रेशर लगाने से क्या होता है बताओ, बढ़ता जाता है। हमने यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको पलट के ये भी तो लिख सकते हैं, या फिर हम इसको पलट के क्या लिख सकते हैं कि पीए जितना ज्यादा प्रेशर होगा उसका मतलब है कि उतने ही ज्यादा गैस के मोल विलेय होंगे। ये भी तो हो सकता है, तो ये भी हमने माना, ये दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें अगर हम यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो पी ए बराबर क्या आएगा, पी ए बराबर के एच इंटू एक्स ए। लेकिन सामान्यतः हम ये मान के चल रहे हैं, अगर नॉर्मल कंडीशन पर हमें के एच पता करना है, नॉर्मल कंडीशन पर हम ये मान के चल रहे हैं कि वायुमंडलीय दाब जो प्रेशर है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर है। ये वाला प्रेशर नहीं है, वायुमंडलीय दाब है। तो यदि हम लिखें, यदि पी ए बराबर 1 हो तो, जो कि 1 atm हमने माना पी ए, कि अगर 1 होता है तो क्या होता है, पी ए की जगह पर हम 1 रख लें तो 1 बराबर क्या होगा बताओ। तो 1 बराबर क्या होगा, के एच इंटू एक्स ए, होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम के एच की वैल्यू निकालना चाहें तो ये जो एक्स ए है ये बटे में आ जाएगा, तो 1 बटे एक्स ए बराबर क्या होगा, के एच। अब यहां से हमें एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है कि जितने ज्यादा कोई गैस एक्स ए का मान यदि कम होता है, एक्स ए का मान यदि कम होता है तो के एच का मान ज्यादा होता है। एक्स ए का मान यदि कम होता है तो के एच का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई गैस जितनी कम घुली होगी तभी तो उसका एक्स ए कम होगा ना, मोल प्रभाज कम होगा। मोल प्रभाज कब होगा कम, जितनी वो कम घुली होगी। तो अपन बोलेंगे कि उसका मोल फ्रैक्शन कम है, उसका मोल प्रभाज कम है उस विलयन में। समझ में आया कि नहीं। तो अपन ये भी बोलेंगे कि उसका हेनरी स्थिरांक ज्यादा है। जैसे हमने बोला ऑक्सीजन जल के अंदर कम घुलती है, तो आप ये समझ जाना कि जब ये जल के अंदर कम घुलती है इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो हेनरी स्थिरांक है वो ज्यादा होगा। अगर मैंने कहा कि HCl जल के अंदर अधिक घुलती है तो इसका मान अधिक है, तो इसका मान क्या होने वाला है, कम। के एच का मान हेनरी स्थिरांक क्या होगा वहां पे, कम हो जाएगा। तो ये हेनरी में हेनरी स्थिरांक का महत्व है। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हेनरी का नियम हमने देख लिया है, इसके अनुप्रयोग कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं साइड में। अब आपको लिखना है यदि ये, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे इसके अनुप्रयोग कौन कौन से, मैं यहाँ पे साइड में बता देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
पहला है कहाँ, जैसे कि आपने देखा होगा, इसके अनुप्रयोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी देख लो आप। जैसे कोई व्यक्ति अगर ऊंचाई पर जाता है, पहाड़ों पर जाता है, जैसे मान लो ये पहाड़ है, कोई व्यक्ति पहाड़ों पर जाता है तो ऊंचाई पर क्या होता है बताओ? ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब में कमी आती है, और समुद्र की गहराई में जो वायुमंडलीय दाब है वो अधिक होता है। इनको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि पर्वतारोही सांस लेने में दिक्कत होती है, क्यों होती है, ठीक है। और वो एनाक्सिया रोग है जो, और वेट्स रोग है जो, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये देखो ऊपर जो है, अगर कोई व्यक्ति है तो पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाने पर, पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाने पर क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रेशर होता है तल पर, सबसे ज्यादा दाब कहाँ होता है? तल पर, क्योंकि तल पर इतनी सारी वायु का दाब होगा। लेकिन जैसे जैसे ऊपर चले जाओगे तो अब इतनी वायु तो कट गई, इतनी वायु तो नीचे है, तो वायु का जो भार है अब ऊपर की ओर कम हो गया, तो दाब भी क्या हो गया? कम हो गया। तो यहाँ का व्यक्ति जो है, यहाँ के व्यक्ति के ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो कम घुलती है, क्योंकि यहाँ दाब कैसा है? कम है। जो हेनरी बता रहे हैं कि दाब कम होगा तो क्या होगा? विलेय गैस की मात्रा भी कम होगी, मतलब उसी के समानुपाती है। तो अगर ये एक चीज कम होगी तो दूसरी भी कम हो जाएगी। ऊंचाई बढ़ने पर दाब क्या हो गया? कम हो गया। और जब दाब कम हो गया है तो ऐसी स्थिति में जो हमारी रक्त वाहिनियां हैं उसके उसमें रक्त जो बहता है उसमें ऑक्सीजन जो विलेय हो रही थी पहले अच्छे से यहाँ पे तल पर, अब ऊंचाई पर पहुंच जाओगी तो वो जो ऑक्सीजन है वो नहीं, अच्छे से घुल नहीं पा रही, जिससे हमें सोचने समझने का कंफ्यूजन हो जाता है और हमें थकान महसूस होती है। और इस रोग को हम क्या बोलते हैं? एनॉक्सिया। क्या बोलते हैं? एनॉक्सिया। अब इसका, तो ये हेनरी का नियम का एक अनुप्रयोग है, मतलब ऐसा देखा गया। दूसरा क्या है? गहरे समुद्र में जो गोताखोर होते हैं, जो डाइव लगाते हैं अंदर, तो उनमें क्या होता है? समुद्र के अंदर, मतलब समुद्र के अंदर, मतलब समुद्र जो पृथ्वी तल है उससे भी नीचे जब जाते हैं तो यहाँ पे जो वायु का प्रेशर है, वायु दाब, वो कैसा हो जाता है? एकदम बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो नाइट्रोजन जैसी गैसें हैं वो रक्त के अंदर एकदम घुल जाती, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं होता तल में, क्योंकि वो घुल गई हैं। लेकिन वही गोताखोर जब ऊपर आता है, वही गोताखोर जब ऊपर आता है तो वो नाइट्रोजन जो घुली है वो एकदम से ऊपर निकलती है, तो जो रक्त है उसके अंदर बुलबुले बनने लगते। तो इससे एक, मतलब चक्कर आने जैसी घटनाएं होती हैं, कभी कभी तो मृत्यु भी हो जाती है, और इस बीमारी को बोलते हैं वेट्स, वेट्स ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ऊंचाई पर होती है एनॉक्सिया, याद रखिएगा, नोट्स में विस्तृत लिखा हुआ जो मैंने समझाया है। और गहराई पर होती है वेट्स नाम की बीमारी। और कहाँ है हेनरी का नियम का अनुप्रयोग? शीतल पेय पदार्थों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो दबा दबा के भरी जाती है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। ये देखो, जो गर्मियों के दिनों में जो बोतल वगैरह आती हैं हम सब की, शीतल पेय पदार्थ की जो आती है, स्प्राइट वगैरह, कोका कोला हो गया, इसके अंदर क्या भरा रहता है? वो लिक्विड भरा रहता है सबसे पहले तो, और उसमें CO2 गैस जो है, जो CO2 गैस है इसके अंदर दबा दबा के भरी जाती है और फिर ढक्कन को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए जब हम ढक्कन इसका खोलते हैं तो एक साउंड आती है। वो साउंड इसलिए आती है क्योंकि जो अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर निकलती है, क्योंकि जब दबा के भरी गई थी, क्योंकि जब क्या होगा था, दबा के भरी गई थी ऐसे, तो दाब ज्यादा था, ढक्कन बंद कर दिया तो अब कहीं गैस जा भी नहीं सकती, तो प्रेशर ज्यादा है। लेकिन जैसे ही ये ढक्कन यहाँ पे हटाया जाता है तो क्या होता है? ढक्कन हटाने से दाब हो जाता है 1 atm। पहले ज्यादा था, 2 atm हो सकता है,
5 ATM हो सकता है। पहले दाब ज्यादा था, लेकिन ढक्कन हटाया तो वापस से प्रेशर जो है वो कम हो गया, और ये पूरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर कम दाब की ओर जाएगी, कम प्रेशर की ओर जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये भी हेनरी का नियम है कि दाब अधिक है तो अधिक घुली हुई थी कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन दाब कम हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। तो हर जगह लगभग ये देखा गया है हेनरी का नियम कि जहां ज्यादा दाब होता है गैसें द्रवों के अंदर ज्यादा विलेय रहती है, और दाब यदि कम कर दिया जाए तो वही गैसें बाहर निकल जाती हैं द्रव से, मतलब विलेयता क्या होती है, घट जाती है। तो इसलिए हेनरी का नियम है, और इसके कुछ अनुप्रयोग हैं जो मैंने आपको समझाए हैं, और यही नोट्स में डिटेल में लिखे हुए हैं यदि आप देखोगे। और साथ में हाँ, इनको डिटेल में अलग से मैंने क्वेश्चन ही बना दिया कि ऊंचाई पर जाने पर, पर्वतारोही ऊंचाई पर जाते हैं तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है और वो रोग कौन सा होता है, तो हमने अलग अलग क्वेश्चन बनाए हैं। गहरे समुद्र में गोताखोर जाते हैं तो उन्हें मतलब हीलियम का सिलेंडर क्यों ले जाते हैं, तो इनका हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी मैंने जितना हो सकता था उतना बता दिया। ठीक है, तो अब हेनरी का नियम यहीं पे खत्म करते हैं, अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।